हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में। ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और अगर मेडिकल टर्म्स में बात करें तो इसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोला जाता है। कई बार क्लिनिक में फीमेल्स आती हैं जिनको ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वो बताती हैं कि वो अपने कंधे को सही से यूज़ नहीं कर पाते, कंधे का मूवमेंट उनको करने में प्रॉब्लम होती है और धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एडहेसिव कैप्सुलाइटिस यानी फ्रोजन शोल्डर होने के कारण क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका घर पे रह करके आप मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, साथ के साथ क्या क्या सिम्टम्स देख करके आप कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। पूरी डिटेल में हम जानेंगे इस टॉपिक को। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बात करेंगे एडहेसिव कैप्सुलाइटिस यानी फ्रोजन शोल्डर की। फ्रोजन शोल्डर यानी कि आपका जो शोल्डर पॉइंट होता है, इसमें अगर स्टिफनेस आ गई है, आप बहुत ज़्यादा जकड़न आ गई है, आप इसको पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो उसी कंडीशन को बोला जाता है। यूजुअली ये प्रॉब्लम महिलाओं में ज़्यादा होती है और सर्दियों में ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो थोड़ा सा हम बात करेंगे कि जो हमारा ये शोल्डर जॉइंट होता है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम क्यों आती है। तो हमारा जो शोल्डर जॉइंट होता है एक स्पेशल टाइप का जॉइंट होता है फ्रेंड्स, और इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मतलब एक जैसे ये सॉकेट हो गया और ये बॉल हो गई, इसके अंदर आके फिट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 बोन्स आकर के मिलती हैं। हमारी ये क्लेविकल बोन जाती है, पीछे से हमारी स्कैपुला आती है और साथ में हमारा जो ह्यूमरस रहता है। ये तीनों जॉइंट्स यहाँ पर मिलते हैं और इसके साथ में लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, जो कि एक कैप्सूल के अंदर बाउंड होते हैं। तो जो कैप्सूल होता है सभी चीज़ को बाउंड करके रखता है, उनको न्यूट्रिशन देता है, उनको सपोर्ट देता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स ये होती है कि जो हमारे शोल्डर जॉइंट होते हैं और हमारे जो हिप जॉइंट होते हैं, ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप के जॉइंट होते हैं। इनको इतनी एबिलिटी होती है कि इनका जो रेंज ऑफ मूवमेंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर नीचे पूरी तरह से 360 डिग्री घूम सकते हैं और इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं कि इनके अंदर कोई भी इंजरी हो सकती है। तो अगर हम बात करें कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने कंधे को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर के बाद आपके कंधे में थोड़ी स्टिफनेस लगने लगेगी, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अफेक्टेड होता है, तो स्टिफनेस ज़्यादा लगने लगेगी। थोड़ा सा कुछ भी मूवमेंट करने लगेंगे, कंघी करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, आप वो नहीं यूज़ कर सकते हैं। पीछे की पॉकेट में अगर कोई सामान आपने रखा हुआ तो पीछे तक कंधे को अपने हाथ को ले जाने में आपको तकलीफ़ होगी। कई बार खाना खाने में भी चम्मच पकड़ने में तकलीफ़ होती है और कई बार जो पेशेंट होते हैं कपड़े वगैरह धोने के टाइम पे या रोटी बेलने के टाइम पे उनको इससे तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है इसमें स्टिफनेस और पेन का। तो अगर आपको लंबे समय से स्टिफनेस बनी रहती है और दर्द बना रहता है, तब ये फ्रोजन शोल्डर का इशू हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है या क्या रीज़न होते हैं फ्रोजन शोल्डर के। तो फ्रोजन शोल्डर के होने का एक रीज़न होता है जिसमें कुछ पता ही नहीं चलता क्या रीज़न है, तो उसको बोलते हैं हम इडियोपैथिक। और कई बार इसके पीछे हिस्ट्री होती है। अगर इंजरी के बाद आपको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको बोलते हैं पोस्ट इंजरी या पोस्ट ट्रॉमेटिक। या अगर कई बार सर्जरी के बाद बहुत लंबे समय तक आप इमोबिलाइज रहे हैं, एक ही जगह पे लेटे रहे हैं, तो कंधे का अपना आपने यूज़ नहीं किया है, उसके कारण भी आपको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी हैं या पूरे शरीर को अफेक्ट करने वाली चीज़ें हैं जो आपको फ्रोजन शोल्डर दे सकती हैं। जैसे कि डायबिटिक्स में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्रोजन शोल्डर के, या अगर आपको किसी भी तरह की हार्ट इश्यूज़ है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, उसमें भी हो सकता है। या जिनको थायराइड डिसऑर्डर होते हैं, चाहे हाइपरथायराइड हो चाहे हाइपोथायराइड हो, तो उन दोनों के अंदर भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ओल्ड एज के साथ भी फ्रोजन शोल्डर के इशू ज़्यादा देखे जाते हैं या ओबीज लोगों में भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण आपको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो फ्रोजन शोल्डर को मिमिक करती हैं, जैसे कि गठिया यानी गाउट। तो गठिया में क्या होता है कि पूरे जॉइंट्स में, आपका ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शोल्डर जॉइंट अफेक्ट होगा, पूरे शरीर में कोई भी जॉइंट आपको अफेक्टेड हो सकते हैं। आपकी नी, एल्बो, छोटे जॉइंट्स अफेक्टेड हो सकते हैं, आपका हिप जॉइंट अफेक्टेड हो सकता है, लेकिन फ्रोजन शोल्डर मतलब आपके सिर्फ शोल्डर जॉइंट अफेक्टेड होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से भी कंफ्यूज किया जाता है। तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी अफेक्टेड होगी, वहाँ पर भी स्टिफनेस देखी जाएगी। लेकिन फ्रोजन शोल्डर में स्टिफनेस सिर्फ और सिर्फ आपके कंधे में होगी और सिर्फ कंधे को यूज़ करने में, यानी शोल्डर जॉइंट को यूज़ करने में आपको तकलीफ होगी। अब हम पैथोलॉजी की बात करते हैं कि कैसे आपको ये प्रॉब्लम होती है।
तो फ्रेंड्स, जो फ्रोजन शोल्डर होता है एक कोर्स होता है। इसमें 3 स्टेजेस में आप गुजरते हैं अगर आपको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम होती है। पहला स्टेज जिसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग, जिसमें आपका कंधा जो है फ्रीज हो रहा होता है। दूसरा होता है फ्रोजन और तीसरा होता है थॉइंग। फ्रीजिंग में आपको पेन और स्टिफनेस दोनों ही ज़्यादा रहेगी। पेन भी बहुत ज़्यादा अनबियरेबल रहेगा। रात में आपको सोने में तकलीफ हो सकती है, या अगर आपका सिर्फ एक कंधा अफेक्टेड है तो जो साइड आपका अफेक्टेड है उस तरफ आप बिल्कुल सो नहीं पाते हैं। तो पेन और स्टिफनेस सबसे ज़्यादा मार्क होती है स्टेज 1 यानी फ्रीजिंग में। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है फ्रोजन। फ्रोजन में पेन थोड़ा सबसाइड होना शुरू हो जाता है, लेकिन स्टिफनेस अभी भी बनी रहती है। तो ये दूसरे स्टेज में आपको उतना दर्द नहीं रहेगा, लेकिन आप फिर भी अपने कंधे को उतनी अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर पाएंगे। जो तीसरा स्टेज होता है वो होता है थॉइंग का स्टेज। इसमें पेन भी काफ़ी रिड्यूस हो जाता है और जो मूवमेंट होते हैं थोड़ा बहुत नॉर्मल होने लगते हैं। तो अगर आप फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट नहीं भी लेते हैं तभी भी 1 से लेकर 18 महीने के बीच में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, अपने आप ठीक हो जाती है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो अप्रोच करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए वो आते हैं क्योंकि उनको दर्द नहीं बेयर हो रहा होता है या कंधे के कारण वो कोई काम नहीं कर पा रहे होते हैं। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो फ्रेंड्स, इसका जो डायग्नोसिस होता है वो क्लिनिकल ही होता है। पेशेंट को जब हाथ को यूज़ करने के लिए बोलेंगे, आगे करने के लिए या अप करने के लिए बोलेंगे, साइड्स में ले आने के बोलेंगे, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होगा और अपनी एक्टिविटी को कर नहीं पाएगा। कंधे को, अपने हाथों को पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाएगा। इसके अलावा हम एक्सरे कराते हैं या एमआरआई, जो इसका श्योर डायग्नोसिस होता है। तो एमआरआई भी कराई जा सकती है, बट मोस्टली ये क्लिनिकल से ही पता चल जाता है कि आपको फ्रोजन शोल्डर का इशू है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट इसका क्या होता है। क्योंकि ये एक इन्फ्लामेशन होता है, आपके कैप्सूल में इन्फ्लामेशन हो गया है, एडेसिव कैप्सुलाइटिस इसको बोलते हैं। तो इसके केसेस में आपको इन्फ्लामेशन को शांत करने के लिए कुछ स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। ये स्टेरॉइड्स आपके दर्द को, आपकी इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, साथ के साथ आपको मूवमेंट में भी थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म आप इन स्टेरॉइड्स को नहीं ले सकते हैं। अगेन, अगर फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम ज़्यादा एडवांस हो चुकी है तब उन केसेस में सर्जरी भी की जाती है। अब हम बात करते हैं इसका होम मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। तो होम मैनेजमेंट करने के लिए कभी भी अगर आपको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो रही है तो दर्द के कारण अपने मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं करें। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को इतना दर्द होता है कि अपने हाथों को यूज़ करना ही बंद कर देता है, मूवमेंट्स करना ही बंद कर देता है और ये प्रॉब्लम और बढ़ती रहती है। तो आपको मूवमेंट्स को नहीं बंद करना है, बल्कि आपको कुछ जेंटल एक्सरसाइजेस करनी है जिससे कि आप बेयर कर सकते हैं, जिससे कि पेन भी आपको ज़्यादा नहीं हो और मूवमेंट भी थोड़ा बहुत बना रहे। तो जेंटल अपने नेक की एक्सरसाइजेज, अपने शोल्डर की एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। धीरे धीरे करके ये सारी एक्सरसाइजेज आपको करनी है और जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे, जितना ज़्यादा अपने शोल्डर को यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक चीज़ होती है फ्रेंड्स, वो होता है कॉन्ट्रास्ट बेदिंग। इसमें आपको क्या करना होता है, पहले गर्म पानी से सेक करना होता है। गर्म पानी को डालना होता है कंधे से, जो भी पार्ट आपका अफेक्टेड है। तो गर्म पानी डालेंगे, उसके बाद ठंडा पानी डालेंगे, फिर गर्म पानी, फिर ठंडा पानी। मतलब गर्म पानी से सेक देनी है, फिर ठंडे पानी को डालना है, एंड आपको हमेशा ठंडे पानी से करना है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है किसी भी तरह के इन्फ्लामेशन को शांत करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको शोल्डर जॉइंट में, आपके शरीर में कहीं पे भी अगर आपको इन्फ्लामेशन हो रहा है तो आपको कॉन्ट्रास्ट बेदिंग को यूज़ करना है। स्टार्टिंग आपको गर्म पानी से करना है और बाद में एंड अप आपको ठंडे पानी से करना है। उसके बाद उस जगह को आपको रैप करके हवा से बचा करके थोड़ी देर रेस्ट करना है। इसके साथ में आपको सोना अवॉइड करना है जिस साइड में आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि उस साइड में आपको ऑलरेडी इन्फ्लामेशन हो रखी है, ऑलरेडी ब्लड की सप्लाई वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, तो आपको उस साइड में सोने अवॉइड करना है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक अप्रोच क्या रहता है। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथिक अप्रोच हमेशा कॉज पे जाता है कि क्या कारण से आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपको किसी चोट लगने के बाद से ये प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई है, आप कंधे के बल गिर गए हैं या किसी भी तरह से आपके कंधे पे चोट आई है, उसके बाद से आप अपने कंधे को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या उसके 1 महीने बाद अपने कंधे को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, लंबा ड्यूरेशन के बाद भी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है फ्रेंड्स, तो उसके बाद हम देते हैं आर्निका। आर्निका को 30 पोटेंसी में लिया जा सकता है। 2-2, 3-3 बूंदे दिन में 3 बार रिपीट किया जा सकता है। अगर आपको रिसेंट ही कंधे में चोट लगी है तब आप इस मेडिसिन को 4-4 घंटे पर भी ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है फेरम मेटालिकम। फेरम मेटालिकम एक स्पेसिफिक मेडिसिन है फ्रोजन शोल्डर के लिए। ये अगर आपको राइट साइड में प्रॉब्लम हो रही है, राइट साइड आपका अफेक्टेड हो रहा है, उन केस में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और आपको चलने फिरने से थोड़ा सा आराम मिलता है। तो फ्रेंड्स, फेरम मेटालिकम को भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है। इसकी 30 पोटेंसी की 3-3, 4-4 बूंदे आप दिन में 3 बार ले सकते हैं।
नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम अगेन बोन्स पे, मसल्स पे, टेंडन्स पे, लिगामेंट्स पे, इन सब पे काम करने वाली एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो इसको लेना है अगर आपका लेफ्ट साइड अफेक्टेड है। आपको रिवर्स दिख रहा होगा, राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट दिख रहा होगा, बट अगेन ये लेफ्ट साइड है मेरा, तो लेफ्ट साइड अगर आपका अफेक्टेड हो रहा है तो उन केसेस में आप कॉस्टिकम ले सकते हैं। कॉस्टिकम को आपको 30 पोटेंसी में लेना है। अगर स्टिफनेस बहुत ज़्यादा मार्क्ड है, पेन उतना नहीं है लेकिन आप हाथ को यूज़ नहीं कर पाते हैं किसी काम करने के लिए, बहुत ज़्यादा जकड़न सी महसूस होती है, तब आपको कॉस्टिकम लेनी है। 2-3 नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट मेडिसिन है रूटा। रूटा उन लोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनको ऑक्यूपेशनल फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो रही है। मतलब लंबे समय तक वो लैपटॉप पे काम करते हैं, लंबे समय तक उन्हें फिंगर्स को यूज़ करते हैं, बीच में उनको आराम करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता है, लगातार गर्दन और हाथों का काम बना रहता है, और वो जो अपने कंधों को यूज़ करते हैं तब उनको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस महसूस होती है। तो अगर ओवर यूज़ के कारण आपको प्रॉब्लम हो रही है तब आपको रूटा लेनी है। रूटा को आपको 30 पोटेंसी में 2-2, 3-3 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन मैं बताती हूँ जो आपको ले सकते हैं, वो है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम को आपको एक एसओएस मेडिसिन की तरह यूज़ करना है। आपको शोल्डर में पेन बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन ये पेन हमेशा नहीं रहता है, कभी कभी हो जाता है। तो अगर कभी कभी पेन होता है तो उनके केस में आपको हाइपेरिकम 30 पोटेंसी में लेना है। डायरेक्ट टर्म पे आप इसके 2-2, 3-3 बूंदे डाल सकते हैं। तो ये सारे जो मेडिसिन मैंने बताई हैं ये सारे सिम्टोमेटिक मेडिसिन हैं। अब मैं एक कॉम्बिनेशन आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको रीज़न नहीं पता चलता है कि आपको फ्रोजन शोल्डर क्यों हुआ, तो इस केस में आपको लेना है रस्टॉक्स 30 और सिम्फाइटम 200। इन दोनों मेडिसिन को बताई हुई पोटेंसी में ही आपको लेना है, और इसको दिन में 3 बार आपको लेना है, 2-2 बूंदे। तो इस मेडिसिन को आपको लेना है अगर आपको रीज़न नहीं पता चलता लेकिन बहुत ज़्यादा स्टिफनेस और आपको पेन रहती है। तो इससे दोनों ही चीज़ों में आपको आराम मिलेगा, पेन भी आपका जाता रहेगा, साथ के साथ अपने जो मूवमेंट्स होते हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, और अपने हाथों को, अपने कंधों को अच्छी तरह से आप यूज़ कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन थी फ्रोजन शोल्डर की। होम्योपैथिक अप्रोच हमेशा एक ऐसा रहता है कि आपको किसी साइड इफेक्ट के बिना आपको आराम दे पाए। तो ये जो मैंने मेडिसिन बताई इनका किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप डायबिटिक हैं, आपको थायराइड की मेडिसिन चल रही है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसकी मेडिसिन चल रही है, तभी भी इन मेडिसिन को आप आराम से ले सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी फ्रोजन शोल्डर के बारे में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी और आपको पसंद आई होगी। ये इन्फॉर्मेशन आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।